exchange reforms and trade reforms. ठीक है, हाँ जी बच्चे, अंडर लिबरलाइजेशन हमने 3 रिफॉर्म्स ऑलरेडी कर लिए हैं. आज हम शुरू करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में सबसे पहले देखो, हमने अभी कल भी पढ़ा था कि बीओपी डेफिसिट था. दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट्स वर लेस देन इंपोर्ट्स और वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स वर लेस देन इंपोर्ट्स. तो हो क्या रहा था कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो रहे थे. तब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे. इन्होंने सबसे पहले रिफॉर्म क्या किया? डीवैल्यूएशन किया. डीवैल्यूएशन का मतलब क्या है? अपनी करेंसी की वैल्यू को घटाना, एक्सचेंज रेट को बढ़ाना. डीवैल्यूएशन से आपने फॉरेन एक्सचेंज रेट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है मैक्रो में कि डीवैल्यूएशन लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स. जितने एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ेंगे उतने पैसे हमारी कंट्री में आएंगे. फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आएगा तो जो उसका डेफिसिट हो रहा था ना फॉरेन एक्सचेंज का, वो कहीं ना कहीं सरप्लस में जाना शुरू हो जाएगा. ठीक है. दूसरा, इन्होंने फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को खत्म किया था और उन्होंने मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया. मैनेज फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम को अडॉप्ट किया. तो डीवैल्यूएशन रेफर्स टू रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट टू ओवरकम डीवैल्यूएशन. अच्छा, डेप्रिसिएशन मार्केट फोर्सेस करती है, डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट करते हैं, ये आपको याद होना चाहिए. Devaluation refers to reduction in value of domestic currency by the government to overcome the balance of payment crisis. या फिर हम कहते हैं हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गए थे, अगर हम डीवैल्यू करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे. एक्सपोर्ट्स बढ़ने से पैसा आएगा, डॉलर्स आएंगे, तो फॉरेन करेंसी आने से क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज हो जाएंगे. The rupee was devalued against foreign currency. This led to increase in inflow of foreign exchange. ठीक है, ये फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट. अब फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को छोड़ के उन्होंने मार्केट फोर्सेस का काम करना शुरू किया. द गवर्नमेंट अलाउड रूपी वैल्यू टू बी फ्री फ्रॉम कंट्रोल. एज अ रिजल्ट मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटर्मिन द एक्सचेंज वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. ये दो किए थे बस कि मार्केट फोर्सेस काम करेंगी और डी वैल्यू कर दिया था ताकि हमारे एक्सपोर्ट्स इंक्रीज करें. एक्सपोर्ट इंक्रीज करने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी कंट्री में आएगा. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने से, फॉरेन एक्सचेंज आने से हमारे रिजर्व इंक्रीज होंगे. नेक्स्ट वन इज ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. अब हमारी कंट्री का ट्रेड कैसा था, इन्वेस्टमेंट कैसी थी? ट्रेड हमारा कैसा था? एक्सपोर्ट्स वर लेस एंड इम्पोर्ट वर वेरी मोर. इम्पोर्ट्स वर मोर देन एक्सपोर्ट्स. और इम्पोर्ट्स हमारे इतने ज्यादा थे कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी यहाँ पर हो रही थी. तो उसके ऊपर उन्होंने काम किया कि पहली बात तो सबसे पहले तो उन्होंने टैरिफ्स एंड कोटास हटाए जो हमने प्रोटेक्शन के लिए लगाए हुए थे ना, कि हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नए नए हैं, इनफैक्ट इंडस्ट्री है, इसके ऊपर टैरिफ्स एंड कोटास लगा दो, ताकि उन पे लगा दो ताकि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर सके. उससे पर हुआ क्या? उल्टा इम्पैक्ट आ गया कि हमारे पीएसयूज ने अच्छे से काम करना बंद कर दिया. तो इन्होंने कहा कि पहले टैरिफ्स और कोटास हटाए जाए ताकि हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उसी रेट में या सस्ते रेट में आ जाए जो हमारी कंट्री में भी प्रोड्यूस हो रहा है. फॉर एग्जांपल, हम टी शर्ट इंपोर्ट भी कर रहे हैं और टी शर्ट हमारी कंट्री में भी बन रही है, पर इंपोर्टेड टी शर्ट कंट्री में जो आ रही है दैट इज लेस इन वैल्यू एंड मोर इन क्वालिटी. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को या तो अपनी इंडस्ट्री बंद करनी पड़ेगी या उस इंडस्ट्री के अंदर उस मैन्युफैक्चरर को उस लेवल पे अपना काम करना पड़ेगा. कॉम्पिटिटिव नेचर आया जब कंट्री की डोमेस्टिक इंडस्ट्री में, तो हुआ क्या कि लोगों की क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होने शुरू हुए और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज. ठीक है. बिफोर 1991 a lot of restriction, tariffs and quotas were imposed on import of protected. A lot of restrictions. Before 1991, a lot of restriction, high tariffs and quotas were imposed on import to protect the domestic industry. However, this protection reduced the efficiency and competitiveness of domestic industry and led to slow growth. ठीक है, हमारी efficiency और competitiveness कम हो गई. ठीक है. So the reforms in trade and investment were policy were initiated to increase the international competitiveness. हमारी country में competitiveness आए. To promote foreign investment technology, हमारी कंट्री में बाहर की टेक्नोलॉजी आए क्योंकि हमारी कंट्री में एफिशिएंसी कम थी, we were labor intensive and less of capital were used. तो उससे हुआ क्या, हमारी क्वालिटी भी कम थी और प्रोडक्टिविटी भी कम थी. उसको इंक्रीज करने के लिए कि नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट तो था ही ज्यादा, आउटपुट की क्वांटिटी भी कम थी. आउटपुट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी की नीड थी. टू प्रमोट एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्री एंड adoption of modern technology. The important trade and investment policy reforms includes: first, removal of quantitative restrictions on
import and export. Quantitative restriction means tariffs and quotas को हटाया गया. Under the new economic policy, quantitative restriction on import and exports were greatly reduced. For example, quantitative restriction on import of manufactured consumer goods and agriculture products were fully removed from 2001. जितने भी हमारे imports और manufactured consumer goods थे, उनके ऊपर tariffs and quotas को हटा दिया गया. जो direct restrictions लगाई गई थी, उनको हटा दिया गया. Removal of export duty. हम कुछ भी चीज एक्सपोर्ट कर रहे थे तो उसके इंटरनेशनल मार्केट में उसके ऊपर जो ड्यूटी थी उनको हटा दिया गया. Export duties were removed to increase the competitive position of Indian goods in international market. Reduction in import duties. Import duties were reduced to improve the position of domestic goods in foreign market. Relaxation in import licensing system. पहले क्या होता था कि मशीन भी इंपोर्ट करने के लिए, अगर आप कोई मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था कि आप इस इंडस्ट्री के लिए ये वाली मशीन इंपोर्ट कर रहे हो. उसको भी खत्म कर दिया, कम कर दिया. कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के सब में अब हटा दिया गया. The import licensing was abolished except case of hazardous and environmental sensitive industries. This encouraged domestic industry to improve raw material in better prices, which raised the efficiency and made them more competitive. अब import license system में जैसे for example हम बहुत ज़्यादा हमारा industrial base बहुत ज़्यादा import करता है raw material और semi finished goods from China और उसको यहाँ पे रीसेल करता है. तो कहीं ना कहीं पहले अगर लाइसेंस लेना पड़ता तो हमारी कंट्री में चाइना से इतना इंपोर्ट नहीं होता. अब वो इतना हैजार्डस और एनवायरमेंटल अफेक्टिंग अगर एक चीज नहीं है तो उसके अलावा सब चीजें इंपोर्ट कर सकते. तो हम आज चाइना पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. और अब गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, अब गवर्नमेंट लॉकडाउन के अंदर भी ये पॉलिसीज बना रही है कि जैसे आत्मनिर्भर भारत मीन्स कि हम अपने लिए खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाए रादर देन डिपेंडेंट ऑन चाइना. क्योंकि सूनर और लेटर अगर हमारे बीच में वॉर हो जाता है तो हमारा जो उनका साथ चेन है इंपोर्ट्स का वो टूट जाएगा. टूटेगा ही अगर ज्यादा बड़ा कुछ सिचुएशन आ गया. वो टूटने से हमारा बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेस होता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस वे में आएगा कि वी पीपल आर वेरी डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स. हमारे डेली यूज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स चाइनीज है जो हमें पता ही नहीं होते. तो वो अब इस रिलैक्सेशन के साथ चाइना ने एंटर तो कर लिया इंडिया में, पर अब इंडिया से चाइना हटाने के लिए अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए ऊपर काम किया जा रहा है. इंडिया का कभी भी इंडस्ट्रियल बेस इतना स्ट्रांग नहीं था और अभी भी नहीं है और कंट्रीज के कंपैरेटिव. अपने आप को पहले से कंपेयर करो कि 1950 से पहले कैसा था और अब कैसा है तो बहुत अच्छा है, बट किसी और कंट्री से कंपेयर करो तो बहुत बहुत दूर है. ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा. मैम इंडियन गुड्स के लिए इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट ड्यूटीज कैसे घटी? वो तो दूसरी कंट्रीज इंपोर्ट कर रही है ना. आवाज नहीं आ रही नमन. मैम इंटरनेशनल मार्केट शुरू करें प्राइवेटाइजेशन. हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशन. का मतलब क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हमारे थे उनको जो मैनेज किया जाता था टोटली गवर्नमेंट ओरिएंटेड था. अब इन्होंने कहा कि उस ओनरशिप को कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर किया जाए सो दैट हमारी एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो, हमारी जो लॉस प्रॉफिट्स में आना शुरू हो जाए. प्राइवेटाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, management and control of public and sector undertaking to the entrepreneurs in the private sector. Privatization implies greater role of private sector in the economic activity of the country. Over the years, Indian government has diluted its stake in several public sector enterprises, including IPCL, IBP, Maruti Udyog, etc. अब आपका आज का काम क्या है? इन दोनों की फुल फॉर्म और रिसेंट पिछले दो स्टेक्स प्राइवेट सेक्टर को दिए. प्राइवेटाइजेशन आया है, एक बड़ी इंडस्ट्री में आया, मैं नाम नहीं बताऊंगी. ठीक है, आप ढूंढ के बताओगे वो इंडस्ट्री कौन सी जहाँ पे अभी आया था. 2019 में आया था, मैं 18-19 बोल रही हूँ. ठीक है, और मैंने शायद अपनी क्लास में डिस्कस भी किया था जब हम स्कूल में होते थे. इन दोनों की फुल फॉर्म. मैम प्लीज रिपीट, वो थर्ड वाला क्या था मैम? बजट 2000. प्राइवेटाइजेशन क्या है? ओनरशिप का जाना.
कि अपने प्राइवेट सेक्टर में जो जैसे मारुति उद्योग में गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा शेयर्स थे उनको कम करना, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा शेयर्स दे देना, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। तो इस बार 2018-19 में एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने अपने स्टेक्स प्राइवेटाइजेशन कर प्राइवेट सेक्टर को दे दिया था, प्राइवेटाइजेशन हुई है इस सेक्टर में। वो कौन सी कंपनी का नाम है, मुझे उस कंपनी का नाम चाहिए, ठीक है। तो आप 2018-19 में प्राइवेटाइजेशन, पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन देखोगे तो आपको मिल जाएगा, इन दोनों की फुल फॉर्म देखोगे, ठीक है। ये काम करना है आपको और ये काम आप खुद ही करोगे क्लास में। अगर किसी को मिल जाता है, अभी बैठ के सुनने की जरूरत नहीं है, मिल जाता है तो अपने ग्रुप पे डाल देना, मैं देख लूंगी चेक है ठीक है या नहीं, फिर मैं बताऊंगी कौन सी है, ठीक है। रिसेंट हुआ है, लेटेस्ट यही वाला है। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज, मैम ट्रांसफर LIC ऑफ है क्या? ओनरशिप। हाँ जी मैम LIC में हुआ था ना अभी। बाद में बताओगे, अब बाद में बताओगे, मैं आपको बोला ग्रुप में सेंड करोगे आप। प्राइवेटाइजेशन कैन बी डन इन टू वेज, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडर कंपनीज फ्रॉम गवर्नमेंट टू प्राइवेट। सीधा के सीधा पीएसयू पूरा के पूरा जो ओनरशिप है उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दो। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी ऑफ पीएसयू टू द पब्लिक, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। पूरा के पूरा पीएसयू अगर बेच ही दो, एक तो है ओनरशिप देना, शेयर होल्डिंग कम करना, एक होता है बेच देना, बेचने से उसे बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट करने से उनका रोल खत्म हो जाता है। द पर्पस ऑफ प्राइवेटाइजेशन वाज मेनली टू इंप्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन, facilitate modernization. It was also believed that private capital and managerial capabilities were help in improving in performance of PSU. For argument in favor of privatization and argument against privatization, हम पावर बूस्टर पढ़ेंगे। अब नवरत्न एंड मिनी रत्न, ये आप लोगों ने बीएसटी में शायद पढ़ा भी होगा। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू, गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको अवार्ड्स देने शुरू किए कि कौन मिनी रत्न है, कौन नवरत्न है, कंपनीज के नाम रखे गए, दीज आर द नवरत्न ऑफ आवर कंट्री, दीज आर द मिनी रत्न ऑफ आवर कंट्री। जिस जगह पे जो इंडस्ट्री या जो कंपनी अच्छे प्रॉफिट्स में जाती है, प्रॉफिट्स के साथ उनका एक कंसिस्टेंसी है बहुत सालों से, तो उसको कहीं ना कहीं ये नेम दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है कि मिनी रत्न नवरत्न में, फिर उनको अलग अलग ग्रांट्स और सॉप्स भी दिए जाते हैं उसके हिसाब से। The government also made attempt to improve the efficiency of PSU by giving them autonomy or taking managerial decision. For instance, some PSUs have been granted special status as Navratan and Mini Ratans in order to infuse professionalism and enable PSU to compete more effectively in liberalized global environment. Government started granting Navratan status to PSU. अब उनको एक स्टेटस किसको दे दिया कि ये हमारा नवरत्न है, दूसरी कंपनीज को लगा भी हम भी नवरत्न बने, तो उस चक्कर में ज्यादा एफिशिएंटली और कॉम्पिटिटिवली काम करना शुरू कर देते हैं। तो हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से नवरत्न हैं, ठीक है। They were given great managerial operational autonomy in taking various decisions to run the company efficiently and to increase their profit. The granting of Navratna status resulted in better performance of these companies. Apart from these, other profit enterprises were granted greater operational, financial, and managerial autonomy, and they were referred as mini Ratans. As on September 13, 2017, there are 8 Maharatans, 16 Navratan, and 74 mini Ratan. आपको इनके नंबर्स बताओ, ठीक है। आपको सिर्फ महारत्न के नेम्स बताओ, ज्यादा नहीं, इनके किसी के नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 8 महारत्न के नेम्स आपको लर्न हो। हमारे पास 8 महारत्न हैं, 16 नवरत्न है, 74 मिनी रत्न है। मेरे आई डाउट मुझे शायद गलती भी हो सकती है, लास्ट ईयर एक और नवरत्न ऐड हुआ है, मैं आपको कंफर्म करके ग्रुप पे बताऊंगी बेटा, ठीक है। इसके अलावा 8 महारत्न के आपको नेम्स बताओ, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट? मम्मी महारत्न के नेम हमें गूगल करने हैं या फिर बुक में दे रखे हैं? नहीं, बुक में नहीं दिए हुए, आपको ढूंढने हैं बेटा। हाँ जी, मैम ग्लोबलाइजेशन। गूगल पे तो प्रेजेंट में मैम 7 दे रखे हैं। आप अभी गूगल क्यों कर रहे हो भाई? ये डाउट्स बाद में भी तो हो सकता है, बता दूंगी। 8 ही हैं,
वो कम नहीं हुए। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि हमारा किसी कंट्री के साथ ट्रेड कैसा है और हम कितना ट्रेड किस कंट्री के साथ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाना, एक इंटरनेशनल मार्केट क्रिएट करना और इंटीग्रेशन ऑफ वन कंट्री विद अदर नेशंस, उसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। अब हम ये बोलते हैं ना डोमेस्टिक मार्केट, तो कोई बोलता ही नहीं है, अब तो पूरी इकोनॉमी, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है, एक सिंगल इकोनॉमी की बात ही नहीं करते लोग, क्योंकि वी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन ईच एंड एवरी नेशन नाउ। मैक्सिमम ऑफ आवर कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। हम लोग, चाइना कुछ भी नहीं करेगा तो इंडिया डूबेगा, इंडिया कुछ नहीं करेगा तो 2-4 कंट्रीज और डूबेंगी। तो हम अब पर्टिकुलर एक सिंगल इकोनॉमी की बात ही नहीं करते हैं, हम अब वर्ल्ड इकोनॉमी में देखते हैं। एक देखो, अमेरिका में 2008-7-8 में क्राइसिस आए, उसने कितनी सारी कंट्रीज को हैम्पर किया, इम्पैक्ट किया। उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा लंबे समय तक चला, उसके चलते चलते यूरोपियन क्राइसिस आ गए और कंट्रीज में क्राइसिस आ गए। उसको खत्म करते करते अब ये कोविड आ गया। अब कोविड से क्या हुआ है कि बहुत सारे नेशंस में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। हमारी कंट्री में हम इम्पैक्ट बहुत सामने से क्लियर देख रहे हैं, ऐसे सिमिलरली और कंट्रीज भी फेस कर रही हैं। अब एक कंट्री का, अब जब एक कोविड खत्म होगा तो एक सिचुएशन और नहीं आएगी, जो आएगी क्राइसिस की, फाइनेंशियल क्राइसिस की, कि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। जब पैसा ही नहीं होगा, सामान नहीं खरीदेंगे, डिमांड क्रिएट नहीं होगी, ना बाहर की कंट्रीज में ना कंट्री के अंदर। तो कहीं ना कहीं कंट्री में स्लो डाउन आएगा, हर एक कंट्री में। अब ये स्लो डाउन अभी डिस्कस कोई नहीं कर रहा है, वो शुरू हो चुका है, बट अगर ये कोविड बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया तो इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि हम एक कंट्रीज और आपस में कितना ज्यादा एक दूसरा ट्रेड में आ गए, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। बिफोर 1991 पॉलिसी हम लोग इतने ग्लोबलाइज वर्ल्ड में नहीं रहते थे, इंडियंस और कंट्रीज आपस में ट्रेड करती थी, पर हम लोग इतने ग्लोबलाइज वर्ल्ड में नहीं रहते थे। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन तभी अडॉप्ट किया जब हमने एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी कम की, ट्रेड करना शुरू किया, इजी पॉलिसीज बनाई, आराम से इंपोर्ट करो, आराम से एक्सपोर्ट करो। अब आप लोग कुछ भी इंपोर्ट करना चाहो, आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स या कुछ भी, कोई परफ्यूम इंपोर्ट करना है, आपको किसी से पूछना है, परमिशन नहीं लेनी। जस्ट गूगल करो, कंपनी का नाम पे वहां पे गूगल करो, पैसे भरो और घर आ जाएगा सामान। एंड दिस इज द इजीएस्ट वे आजकल की डेट में। दिस इज ग्लोबलाइजेशन मीन्स integrating a national economy with the world economy through removal of barriers on international trade and capital movement. कोई मशीनरी लानी है, कुछ कैपिटल लानी है, कुछ ट्रेड करना है, हमने कुछ भेजना है वहां पे या कहां से कुछ खरीदना है, वो उतना डिफिकल्ट नहीं रहा है, अब बैरियर्स खत्म हो गए हैं। Globalization is generally understood to mean integration of economy of the country with the world economy. Globalization is, however, it is complex phenomenon. It is an outcome of set of various policies that aim to transform world towards greater interdependence and integration. It involves creation of networks and activity transcending economic, social and geographical boundaries. कि हम लोग इकोनॉमिकली, सोशली और ज्योग्राफिकली हमारी बाउंड्रीज को कम कर दिया गया है। In short, globalization aimed to create a borderless world. Changes made by globalization of Indian economy. The new economic policy prepared a specified list of high technology and high investment priority industry in which automatic permission will be available for foreign direct investment up to 51% of foreign equity. कि पहले तो हमारे कंट्री में ना खुद की कैपिटल इंडस्ट्री नहीं थी अच्छी, बाहर से टेक्नोलॉजी लाने के लिए ग्लोबलाइजेशन इंपॉर्टेंट थी। अगर हम एक्सरे की मशीन इंपोर्ट होती है आज भी, एक्सरे की मशीन पहले इंपोर्ट करना और अब इंपोर्ट करने में बहुत डिफरेंस है। पहले वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती थी, अब उसका कॉस्ट कम हो गया है क्योंकि हमने बैरियर्स हटा दिए, इन्वेस्टमेंट करानी शुरू कर दी है। और अगर कोई इंडस्ट्री, बाहर की कंपनी हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है कैपिटल गुड्स में, तो उनको इक्विटी 51% की दी गई। In respect to foreign technology agreement, automatic permission is provided high priority industry up to a sum of ₹1 crore. No permission is required of hiring foreign technician or testing indigenous developed technology abroad. In order to make international adjustment of Indian currency, rupee was devalued by nearly 20%. ये आपको पता हो कि devaluation कितने % में हुई थी? It stimulates export. Devaluation leads to exports.
discourage imports and raise the influx of foreign capital. हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स बढ़े, इंपोर्ट्स डिस्करेज हुए, हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज हुए. To integrate Indian economy with world, the Union Budget 1992-93 made Indian rupee partially convertible, and then the rupee was made fully convertible in 1993 and 1994. अब convertibility का मतलब क्या होता है कि अब हम रुपी को कन्वर्ट करके कुछ भी पैसे खरीद सकते हैं. पहले हम लोग ऐसे डॉलर्स में कन्वर्ट, जैसे हम बैंक में जा जाके कन्वर्ट करते हैं ना, कि हमें घूमने जाना है तो कन्वर्ट कर दो, दुबई के दिरहम में कन्वर्ट कर दो, या फिर हमारी कंट्री की अभी भी फिलहाल अभी भी हमारे यहाँ पे कन्वर्जन है. जैसे आपको घूमने जाना है, यूएस जाना है, आप बैंक जाओ, रुपी दो, डॉलर्स लो. ये कन्वर्टेबिलिटी पहले पॉसिबल नहीं थी. ठीक है, पहले बहुत मुश्किल होती थी. पहले पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी लाई, अब फुली कन्वर्टेबिलिटी आ गई है. फुली में हम हर एक चीज को कन्वर्ट करके हर एक करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं इंडियन रुपी को, और कन्वर्ट करके कुछ भी खरीद सकते हैं, एक्सेप्ट फ्यू ऐसे गुड्स जो हमारी कंट्री के लिए सेफ नहीं, उनके लिए आपको कन्वर्जन नहीं मिलेगा, अदरवाइज मिल जाता है. A few years export import policy, a 5 year exit policy बोलते हैं बेटा इसको. एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी 1922-97, ये 5 year प्लान होता है, 5 year के अंदर बनती है. was announced by government to establish the framework of globalization of Indian foreign trade. The policy removed all restriction and control in external trade and allowed market forces to play a greater role in respect of export and import. अब ट्रेड बैरियर्स हटा दिए गए, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, ये सब हटाओ, कॉम्पिटिटिव नेचर में आओ, उसी का सामान बिकेगा जिसकी क्वालिटी अच्छी और सस्ता है. चाहे वो, तभी तो हमारी कंट्री के टॉय खत्म हो गई. हमारे टॉय इंडस्ट्री की क्वालिटी कम, पैसे ज्यादा, की पैसे 55% जो खाना है वो सारा के सारा किसका है? चाइना का. ठीक है. In order to bring Indian economy with the ambit of global competition, the government has modified the custody to considerable extent. Accordingly, peak of custom duty has been reduced from 250% to 10% in 2007-8. कभी 250 कस्टम ड्यूटी लगती थी आने जाने की. ठीक है, अब ये 10% लगती है. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो इसके बाद का कल हम करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आउटसोर्सिंग, WTO एंड खत्म. यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बेटा आप मैसेज पे पूछोगे मुझसे. अभी कुछ पूछना है पूछ लो, अगर वैसे कोई लंबा कोई एक्सप्लेनेशन वाला डाउट है तो बताओ. मैम एक बार सेकेंड पॉइंट फिर से रिपीट कर दीजिए. In respect of foreign technology agreement, automatic permission is provided in high priority industry up to a sum of 1 crore. 1 crore से पहले वाले में परमिशन सीधी थी कि आप कोई भी टेक्नोलॉजी ला सकते हो, कोई भी जा सकते हो. उससे ऊपर का खर्चा जब करना था तो उसके लिए थोड़ी सी परमिशन लेनी पड़ती है. जैसे अगर आपकी कोई मशीनरी 90 लाख की आ रही है तो आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो. नो परमिशन इज रिक्वायर्ड. परमिशन फॉरेन टेक्नीशियन, टेस्टिंग, उस सब चीजों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है. पहले बच्चे आपको कुछ भी ब्लड सैंपल भी टेस्ट करवाना था ना यूएसए से, तो आपको भेजना है तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ती थी कि आपका ये सिचुएशन है, मेडिकल रिक्वायरमेंट है और आपको ये भेजना है. आज की डेट में ऐसा नहीं है. हम अब बॉर्डरलेस वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें कुछ भी भेजो कुछ भी लो. 1 करोड़ से नीचे की मशीनरी में अभी भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. 1 करोड़ प्लस के अंदर वो जाके वहां पे डिपार्टमेंट्स में जाके बोलना पड़ता है, अदरवाइज कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम नहीं है. हाँ जी, और कुछ? मैम एक बार लास्ट पॉइंट और बता दो, 6th वाला. In order to bring Indian economy within the ambit of global competition, Indian economy को global competition में लाने के लिए पहले कस्टम ड्यूटी, बेटा कस्टम ड्यूटी बहुत ज्यादा लगती थी, 250%. 100 रुपए का परफ्यूम मंगाओ, उस पर कस्टम लगेगा 250%. तो वो 100 रुपए का परफ्यूम पता नहीं कितना महंगा हो जाता था. अब वो कस्टम ड्यूटी रिड्यूस करके 10% कर दी गई है, सो दैट हमारी कंट्री में इंपोर्ट अच्छे से हो सके. हम सबके साथ डील तभी करेंगे ना जब वो लोग भी कस्टम ड्यूटी हटाएंगे, हम लोग कस्टम ड्यूटी हटाएंगे. ऐसे नहीं चलेगा ना कि हम इंपोर्ट कर दो सस्ता हो, हम एक्सपोर्ट करें तो वो लोग कहीं हमारा महंगा नहीं जाएगा. तो ये तो पूरी कंट्री सभी ने अडॉप्ट किया कि रिडक्शन इन टैरिफ्स एंड बैरियर्स, क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शंस को ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज ने ऑलमोस्ट